आइए दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण के क्रम में पिछले वीडियो में मैंने वर्ण के विषय में आपको विस्तार से जानकारी दी। वर्ण के विषय में क्या बताया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। और इनकी पूरी संख्या यानी स्वर की संख्या 13, व्यंजन की संख्या 33 और अयोगवाह की संख्या 2। कुल मिलाकर के संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 48 है। अब आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो 48 वर्ण संस्कृत वर्णमाला में हैं उन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, यानी ये सारे वर्ण किस किस जगह से उच्चरित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि परमपिता परमेश्वर ने, विधाता ने हम सबको जुबान दी है और जुबान दी है तो हम लोग जितनी आसानी से कोई भी बात बोल लेते हैं, एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर ये सब इतनी आसानी से होता नहीं है। ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हम जितना फास्ट बोलते हैं जान भी नहीं पाते, पता भी नहीं कर पाते हैं कि कौन सा वर्ण का उच्चारण कहाँ कहाँ से हो रहा है। लेकिन हमारे मुख के अंदर ही कई ऐसे स्थान हैं जहां से वर्ण निकल करके सामने आते हैं। तो मूल रूप से आपको बता दूं कि वर्ण मुख से उत्पन्न नहीं होता, एक्चुअली वर्ण जो है वो नाद से उत्पन्न होता है। नाद यानी शरीर के अंदर का पार्ट, जहां से ऑक्सीजन जाता है शरीर में और उसके माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न होकर के मुख के पास आती है और वो विभिन्न स्थानों से टकराकर विभिन्न वर्णों में परिवर्तित होती है। तो उसी का अध्ययन आज करेंगे कि हमारे मुख के अंदर आखिर कौन कौन से स्थान हैं जहां से वर्णों का उच्चारण होता है। तो इस क्रम में महर्षि पाणिनि ने, जो अष्टाध्यायी के रचयिता थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को सूत्रों में पिरोया, उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से, बड़े ही तरीके से, सलीके से उन्होंने क्या किया कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान को सूत्र में पिरो दिया। ऐसे अगर कोई याद रखने के लिए कहे कि 48 वर्ण हैं और इनके उच्चारण स्थान का नाम बताइए, तो शायद मुझे लगता है कि सभी लोग कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन पाणिनि महोदय ने जो सूत्र बताए, उन सूत्रों को अगर ध्यान में रखा जाए तो कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी वर्णों का उच्चारण स्थान जानने में। तो आज हम उच्चारण स्थान का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं वर्ण और एक तरफ स्थान। स्थान कहने से तात्पर्य है उच्चारण स्थान, यानी एक तरफ वर्ण हो गया, दूसरी तरफ स्थान हो गया, यानी कौन सा वर्ण किस किस स्थान से उच्चारित होता है, इसके लिए कुछ सूत्र बताए हैं महर्षि पाणिनि ने। अगर इन सूत्रों को आप ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो उच्चारण स्थान पूछा जाता है वर्णों का, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने जा रही है। तो पहला सूत्र जो महर्षि पाणिनि ने बताया उच्चारण स्थान से संबंधित, वो है अ, उ, ह विसर्ग। अ, कु, ह विसर्ग, और इसका स्थान जो है वो कंठ है। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे क्या यह लिख दिया गया अ, कु, ह विसर्ग, कुछ पता ही नहीं चला ये होता क्या है। तो संस्कृत इसी प्रकार की भाषा है कि शुरू में कुछ विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा अंदर प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो आते हैं अ, कु, ह विसर्ग कंठ। कहने का तात्पर्य यह है कि अ, कु, ह विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है?
कंठ है। अब देखते हैं औ कुह विसर्ग क्या है। तो ये इस औ को ध्यान में रखिए। औ से तात्पर्य औ और आ, क्योंकि दोनों समान वर्ण है, सिर्फ मात्रा का अंतर है। तो औ से औ और आ दोनों का बोध होगा, यानी औ लिखा गया एक वर्ण और समझा गया दो वर्ण। उसी प्रकार से पाणिनि महोदय ने क्या किया कि जैसे क है तो क वर्ग का पहला लेटर है और इसमें ह्रस्व उ की मात्रा लगा दी, यानी कु जब कहा जाएगा तो इस कु के कहने से क वर्ग के सारे वर्णों का बोध होगा, यानी लिखा गया सिर्फ कु लेकिन समझा जाएगा क वर्ग के सारे वर्ण, यानी क वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5, क ख ग घ अंग। तो ये भी हो गया क ख ग घ और अंग, ये हो गया। आ हो गया औ से, कु से हो गया क ख ग घ अंग, 5 वर्ण। उसके बाद है ह, तो ह लिख दिया और विसर्ग। तो इतने सारे वर्ण कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 48 वर्णों में से इन 9 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो अगर सिर्फ इतना याद रखा जाए अकुह विसर्ग तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो भी इस बीच का होगा उसका हमें याद रहेगा कि उसका उच्चारण स्थान कंठ है। क्लियर? तो अकुह विसर्ग क्लियर हो गया दोस्तों। अब दूसरे सूत्र पर आते हैं जिसका नाम है ई चू य श। इचु यश तालु। अब ये इचु यश का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। फिर से उसी प्रकार से आते हैं, ई से तात्पर्य छोटी ई और बड़ी ई दोनों है। चू से तात्पर्य च छ ज झ और य, क्योंकि च वर्ग में ये 5 वर्ण आते हैं, च छ ज झ य। तो चू से च छ ज झ य अभिप्रेत है। इसके बाद य और श, इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया तालु। आप ध्यान देंगे दोस्तों कि बचपन से हम लोग इस श को तालव्य श पढ़ते आए हैं, तालव्य श। बाद में जाकर के पता चला कि इसको तालव्य श क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो तालु से जो उच्चारित होता है वो तालव्य कहलाएगा, इसीलिए इस श को तालव्य श बोलते हैं। इचु यश का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। यह भी स्पष्ट है। तीसरे सूत्र पर आते हैं। री टू और श, ऋतु रसम मूर्धा। ऋतु रसा मूर्धा। और ऋतु रसा में फिर क्या है? री से छोटी री बड़ी री दोनों हो गया। टू से ट ठ ड ढ ण, फिर र और श। अब इतने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऋतु रसा मूर्धा, यानी ऋतु रसा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। छोटी री बड़ी री, टू से तात्पर्य क्या है? ट का, फिर र और श। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बचपन से? मूर्धन्य श। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। ये हो गया दोस्तों तीसरा सूत्र, ऋतु रस। अब आते हैं चौथे सूत्र पर। चौथा सूत्र क्या कहता है? ऋ तु ल स।
लृतुल और दंत। अब इस पर भी आइए, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। देख लीजिए कौन कौन सा वर्ण है। लरी है, तू से तो, के थ, द, ध, न, ल और स। अब लृतुलसा यानी लृ तथा तथा न ल और स का उच्चारण स्थान क्या हो गया दोस्तों? दंत। तो यह 4 सूत्र आप समझ गए। 4 सूत्र में 9 चौका 36 के आसपास वर्ण आ गए। यानी इन 36 वर्ण को अगर 4 सूत्र आप याद कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किनका क्या क्या उच्चारण स्थान है। अब अगले पर आते हैं। पांचवा सूत्र क्या है? उ पु। इसमें और ऐड है एक उपध्मानीय, लेकिन उपध्मानीय छोटे बच्चों को या कॉम्पिटिटिव जो हैं, जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको उपध्मानीय ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इसके लिए डिटेल बाद में हम लोग बातचीत करेंगे। तो उपध्मानीय होता है, लेकिन हम सिर्फ उपू लेते हैं। उपू। उपू क्या है दोस्तों? ओष्ठ। उपू ओष्ठ। अब इसमें ले लेते हैं छोटा ऊ से तात्पर्य छोटा ऊ, बड़ा ऊ से प, फ, ब, भ, म। तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। किन किन वर्णों का? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। अब अगले पर आते हैं। छठा बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको ध्यान भी दीजिएगा और थोड़ा सा गौर भी कीजिएगा इस पर। यमंगणनम। यमंगणन नाम है और यह है नासिका। इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। अब यमंगरण क्यों कहा गया? क्योंकि यमंगरण में आप देखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम लेटर, यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिका होता है। जैसे क ख ग घ अंग तो अंग, च छ ज य तो य। इस प्रकार से 5 वर्ग है, पांचों वर्गों का अंतिम वर्ण नासिका होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। यानी इसका उच्चारण नाक से होता है, नाक को ही नासिका कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यह यमंगणन में जितने 5 वर्ण आए हैं तो वो दूसरी जगह भी आए हैं। जैसे अकुह विसर्ग, अकुह विसर्ग में क ख ग घ अंग आता है, तो अंग का उसका उच्चारण स्थान दिया हुआ है कंठ। अब कंफ्यूजन क्या हो गया? यहां भी अंग आ गया, तो इसका उच्चारण स्थान कहा गया नासिका। या इचु यस तालु, तो चौथा जो यहां आया इचु यस में, उसका उच्चारण स्थान है तालु, यहाँ का। और यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ का उच्चारण स्थान होता है नासिका। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मामला गया फंस। तो जब ऐसा मामला फंस जाए तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि विशेष हमेशा सामान्य पर भारी पड़ेगा। तो वो सब जो सूत्र था अकुह विसर्ग, वो सारे वर्णों के लिए था, केवल पंचम वर्ण के लिए नहीं था। उसमें क भी था, ख भी था, ग भी था, घ भी था, अंग भी था, अ भी था, आ भी था। तो वो एक सामान्य सूत्र है उन वर्णों के लिए। लेकिन जब सिर्फ यह कहा गया कि वर्ग का अंतिम वर्ण, जो 5 वर्ग है, पांचों वर्ग का अंतिम वर्ण नासिका होगा, तो जब स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अगर परीक्षा में दोनों विकल्प दिए हुए हैं, अंग, जैसे मान लिया पूछ लिया कि य का उच्चारण स्थान क्या है, 4 विकल्प दिए गए, उसमें तालु भी दे दिया गया और नासिका भी दे दिया गया, दोनों दे दिया गया, तो परीक्षार्थी तो बेचारा कंफ्यूज रहेगा। तो वहां कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। फिर क्या कहा गया? विशेष सूत्र।
यानी सिर्फ पांचवें वर्ण के लिए ही यह सूत्र बनाया गया, इसीलिए यह विशेष हो गया। तो विशेष हमेशा सामान्य पर भारी पड़ेगा, यानी उसमें हमें विकल्प के तौर पर नासिका चूज करना पड़ेगा। अगर नासिका विकल्प में नहीं है, केवल तालु है, तो तालु चल जाएगा काम, या तालु नहीं है नासिका है तब भी काम हो जाएगा। लेकिन तालु और नासिका दोनों है तो हमें नासिका ऑप्ट करना पड़ेगा, तालु ऑप्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सारे वर्गों के वर्ण पर डिपेंड ये लागू होता है। तो ये छठा सूत्र है। अब सातवें पर आते हैं, AI। AI में क्या हो गया, कंठ तालु। अब इसके दो उच्चारण स्थान है, कंठ भी और तालु भी, और सबका तो उच्चारण स्थान सिंगल था। अब इसका डबल कैसे हो गया, इस पर ध्यान देते हैं। क्योंकि ये वर्ण जो है, मान लिया ए है, तो संधि अगर आप आगे बढ़ करके संधि जानेंगे तो ए जो है वो अ और ई के मिलने से बना है, अ प्लस ई के मिलने से ए वर्ण बना है। ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, अ प्लस ई के मिलने से बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान देखिए, अकुह विसर्ग कंठ, और ई का देखिए तो इचु यस तालु, यानी इसका उच्चारण स्थान कंठ और इसका होता है तालु। तो और ई के मिलने से जो ए वर्ण बना उसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु हो गया। ये है इसका सही है। आठवां, ओ औ, ओ औ, कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ। अब यहां भी वही बात है, ओ कैसे बना, तो अ प्लस उ के मिलने से ओ बना है। अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, उपू वाला। तो अब देखिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, अ प्लस उ इक्वल टू ओ होता है। तो अ और उ यानी ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। अब सिर्फ एक बचा है जो एक्सेप्शनल है, हो गया। आठवां तो ओ औ हो गया, ओ औ। नौवां और अंतिम सूत्र है वो वकारस्य दंतोष्ठम, इसको कहा गया दंत्योष्ठम, दंतोष्ठम। दंत्योष्ठम संधि हो गई, दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ यानी दांत और ओठ दोनों से उसका उच्चारण होता है व का, यानी व एक एक्सेप्शनल है जिसमें कोई वर्ण मिलकर के नहीं बना है, और यह वाद स्वरूप यह इसका उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ। तो ये 9 सूत्र हैं। 9 सूत्र में टोटल 48 जो वर्ण हैं संस्कृत वर्णमाला में वो सभी समाहित हो जाते हैं। तो इन 9 सूत्रों को यदि आप याद रखें तो परीक्षा में या कहीं भी आप कंपटीशन में जाएंगे तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, या बीपीएससी यूपीएससी लेवल पर जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यह है उच्चारण स्थान चैप्टर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, आपको बहुत स्पष्ट हो गया होगा इन सूत्रों के माध्यम से। तो अपने दोस्त डॉक्टर समीर कुमार को आज के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।